हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया है ना। कौन सा ऐसा जगह है जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का जो है नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे बैंकॉक, दूसरा ऑप्शन है रंगून, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है आपका टोक्यो। तो कहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका सिंगापुर, है ना। सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व को ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंगापुर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा जो है की गई है ना। शासकीय जो निवेश है उसकी अनुशंसा जो है आपके सिंचाई और उद्योग क्षेत्र के लिए किया गया, बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका नागपुर योजना, दूसरा है दिल्ली योजना, तीसरा ऑप्शन है आपका मद्रास की योजना और चौथा है बम्बई योजना। तो कौन सा जो योजना है वो स्वतंत्रता के पश्चात सिंचाई और उद्योग शासकीय निवेश के लिए की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका बॉम्बे योजना, यानी कि बॉम्बे प्लान, बम्बई योजना। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों द्वारा दिए गए हैं ना। कौन सा अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 22 में गैर नागरिकों को दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बनाए जाने का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध का स्वतंत्रता, है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा अधिकार आपके आर्टिकल 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों द्वारा दिए जाएंगे? तो कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे पहला बोला गया है कि गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, है ना। तो ये आपके 22 अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आते हैं। और कौन सा आएगा? अपनी रुचि से वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, ये भी आपके अनुच्छेद 22 में आता है। इसके अलावा कौन से हो जाएंगे? आगे जो है आपका गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का, उपस्थित किए जाने का अधिकार, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश बिना निरोध से स्वतंत्रता, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो है क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है ना। जो सही जोड़ी होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है कार्बनिक शैल स्लेट का होगा, दूसरा है रिएक्टर स्केल वायु गति नापने के लिए, तीसरा है आपका काली मिट्टी, काली कपास मिट्टी जो है पॉट जाल, और चौथा है टॉर्नेडो जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। टॉर्नेडो क्या है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी जो होगा आपको सही होगा वो बताना है।
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, वो होगा आपका टॉर्नेडोज जो होगा वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जोड़ी हो जाएगा। और रिएक्टर स्केल से हम क्या नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से हम भूकंप नापते, क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है ना। तो इसको याद रखिएगा, वायु की गति हम एमिनोमीटर से नापते हैं ना। यहाँ पे हमें रिएक्टर स्केल को वायु की गति दे दिया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, टॉर्नेडो जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। जो गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर जो है आपका बनाया गया है। पहला ऑप्शन है आपका यमुना नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका काली सिंध और चौथा है नर्मदा नदी। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका चंबल नदी है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका चंबल नदी जो होगा यहाँ पर गांधी सागर बांध बनाया गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कथन सत्य है ना। जो स्टेटमेंट ट्रू होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना, कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या फिर सेकंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन में कहा गया है कि अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका सही स्टेटमेंट है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि आपके ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है ना। कौन सी जोड़ी जो है आपकी इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अजंता चित्र एवं मूर्ति से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका महाबलीपुरम महाभारत की घटनाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी के किनारे है। और चौथा दिया आपका खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही नहीं है वो आपको बताना है ना। तो यहाँ पे आपका अजंता की गुफाएं जो है वो क्या है, वहाँ पे चित्र एवं मूर्तियों का उल्लेख किया गया है, तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पे महाबलीपुरम में महाभारत की घटनाएं हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी पर बसा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा है ना, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर जो है आपका कौन सी नदी पर, वैगई नदी पर बसा है ना, याद रखिएगा वैगई नदी पर बसा है ना। कौन, मीनाक्षी मंदिर जो है आपका वैगई नदी पर बसा है। और ये मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में है अगर पूछा जाता तो ये आपके दक्षिण भारत तमिलनाडु में है। कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में जो है आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल शासकों द्वारा। तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या है, मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी के किनारे है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो वो वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि तमिलनाडु में स्थित है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे करंट अफेयर से पूछा है ना कि वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है ना। तो लैंगिक विकास सूचकांक अभी आपको जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम है उसमें आपको 2023 से पूछ सकता है, 2022 से पूछ सकता है ना। तो इस सब के डेटा को आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है ना। जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको आप जरूर से रीड कर लीजिएगा।
तो 2013 में कितना था, तो वो आपका 0.828 के समथिंग था, है ना। और अभी जो है वर्तमान में कितना है अगर पूछा जाए 2023 में, तो भारत में जो आपका जीडीआई इंडेक्स जो था वो भारत 127वें स्थान पर था। कितने, 127वें स्थान पर आपका इंडिया था, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंडमान द्वीप समूह में सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है ना। जो आपका डोरमेंट जो वॉल्केनो है उसका क्या नाम है, जो कि अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका बैरन द्वीप है, दूसरा है कैमोर्टा द्वीप, तीसरा है लॉन्ग आइसलैंड और चौथा है सिस्टर्स द्वीप, है ना। तो अंडमान द्वीप समूह में जो सुषुप्त ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका बैरन आइसलैंड, है ना। बैरन द्वीप जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और द्वीप जो है आपके अंडमान द्वीप समूह में है, जो दूसरा द्वीप है उसको भी याद रखिएगा, वो क्या है आपका, तो वो है आपका नारकोडम, है ना। नारकोडम ये भी आपका कहाँ है, तो ये आपके जो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है आपके अंडमान द्वीप समूह में एक तरह का डोमिनेंट क्या है, वॉल्केनो है और सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी संबंधित, है ना। जो मौसमी बेरोजगारी है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्रों से, दूसरा है कृषि क्षेत्रों से, तीसरा है निजी क्षेत्रों से, या फोर्थ है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपके एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका मौसमी बेरोजगारी आपके कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, संविधान के भाग 3 में, है ना, संविधान के जो पार्ट 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है ना। जो रीटो है आपका, वो जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा है संविधान के अंतर्गत गठित न्यायाधिकार और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को लागू करने और उसके प्रयोजन जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, है ना, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार परीक्षा, ये सब रीट जो है जारी करने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका हाई कोर्ट जो होगा उच्च न्यायालय करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है ना। दार्जिलिंग जो है वहां पर कौन से नदी पर के तट पर, है ना, चाय की खेती जो है की जाती है। पहला ऑप्शन दिया आपका तीस्ता नदी, दूसरा है सुरमा नदी, तीसरा है मानस नदी और चौथा दिया आपका लोहित नदी। तो दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर जो है चाय की खेती की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका तीस्ता रिवर, है ना। तीस्ता नदी के किनारे जो है आपके उसके तट पर चाय की खेती जो है की जाती है। तो क्या होगा आपका पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे तीस्ता रिवर करेक्ट हो जाएगा। और ये दूसरा ऑप्शन में दिया आपका सुरमा नदी। सुरमा नदी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको याद रखिएगा, इसको हम बराक नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बराक नदी भी कहते हैं ना। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो इसको याद रखिएगा, सुरमा नदी को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हुआ, तो वो होगा तीस्ता रिवर, है ना। तीस्ता जो है वो दार्जिलिंग के नदी के तट पर हम चाय की खेती करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीस्ता रिवर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं ना। जो विजयनगर साम्राज्य है इसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका बीजापुर, दूसरा है गोलकुंडा,
तीसरा है हम्पी में और चौथा है सूरत में। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे क्या, हम्पी में, है ना। हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं। और प्रश्न इससे बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, है ना, स्थापना जो है किन्होंने की है? तो स्थापना किन्होंने की है? इसको स्थापना किसने की है? तो वो किया है आपके हरिहर बुक्का, है ना। हरिहर व बुक्का ने, किसने? हरिहर और बुक्का ने जो है कब किया था? तो ये 1336 में समथिंग इसकी स्थापना जो है की गई है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? तो हरिहर और बुक्का ने 1936 में की थी, है ना। और एक प्रश्न कमेंट करके बताइएगा, इस प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है वो किस राज्य में है ना, किस राज्य में है, कौन से राज्य में है? इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में बताइएगा। बहुत ही ईजी है, आपने कई बार जो है इसको पढ़ा होगा, है ना। तो विजयनगर कौन से राज्य में है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर जो है कौन से नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर, है ना। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है बसा है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं जिसको हम आपको डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा प्रारंभ की, है ना। गांधी जी ने जो है साबरमती से, इस पॉइंट को याद रखिएगा, साबरमती से दांडी मार्च किया, है ना। दांडी जो है यात्रा की, तो कहाँ कब शुरू किया, है ना, ये आपको डेट बताना है। पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 15 मार्च 1930, तीसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 और चौथा है 10 अप्रैल 1930, है ना। सभी में कॉमन 1930 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने साबरमती से दांडी मार्च कौन से सन में की? तो वो हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 को किया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका ये जो आपका यहाँ पे दांडी यात्रा है वो कब से शुरू किया? 12 मार्च 1930 से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत क्या है? ये आपका करेंट अफेयर का पार्ट पूछा गया है कि 2014 में जो आपका लेबर ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जो कौशल युक्त जो कार्य शक्ति है उसका परसेंट कितना था, है ना, यहाँ पे पूछा गया। तो ये जो है लगभग जो है आपका 2% या 2.3% के आसपास था, है ना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और करेंट डेटा जो है अभी 2023 के अनुसार आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके करेंट अफेयर का पार्ट है और इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? 2% आपका सही हो जाएगा। और श्रम ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे पूछा जा सकता है, लेबर श्रम ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो आपका 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1946 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 2011-12 की नई श्रृंखला वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सकल मूल्य वर्धित आय में क्या हिस्सा है? तो ये भी आपका करंट अफेयर का पार्ट पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा 17.6%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 69वां संविधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का संबंध में सही क्या है, ना। जो 69 नंबर के संविधान का संशोधन है उनके अनुसार राजधानी दिल्ली के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्रशासन का पदनाम उपराज्यपाल होगा। दूसरा है उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति
के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और आपका जो पांचवा ऑप्शन दिया है उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। और आपका यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन दिया है यहाँ पे उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपका 69 संविधान संशोधन के अनुसार जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है ना। कौन से जो प्रावधान है जिसके कारण भारतीय न्यायपालिका जो है आपकी स्वतंत्र कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा है न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका न्यायाधीशों की पदच्युत की प्रक्रिया कठिन है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट दिया है आपका यहाँ पे न्यायपालिका को न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे पांचवा है न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होता है। इसके अलावा आपका अगला जो स्टेटमेंट दिया है भारत में संविधान का सर्वोच्च है, भारत में संविधान का सर्वोच्च है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है ना। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट भारत राज्यों का एक संघ है, ये भी आपका गलत है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा आपके स्टेटमेंट करेक्ट हुए यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और आपका थर्ड। इसके अलावा आपके कौन से थे, यहाँ पे आपका न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है, ये आपका करेक्ट था। और यहाँ पे आपका एच नंबर का कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, ये भी आपका करेक्ट था। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका यहाँ पे ये आपका सी ऑप्शन सी है ना, ई और एच, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है ना, कौन सा जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है युक्ति युक्त निर्बंधन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, ये भी आपका करेक्ट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और तीसरा है किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि आपके ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे करंट अफेयर से पूछा गया है वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगाया गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा 257.1 मिलियन टन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका करंट अफेयर, इसको जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।